हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं डीएसएसबी सुपर सीरीज़। आज जो हमने लिया है क्वेश्चन पेपर वो टीजीटी सामाजिक विज्ञान का है, फीमेल का है। और ये आपका 10/10/2021 को सेकंड शिफ्ट वाला पेपर लिया है। इस पेपर को आज हम देखने जा रहे हैं। जीके का पोर्शन इसमें 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है 20 क्वेश्चन को हमने देखेंगे कि किस तरीके से डीएसएसबी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें साथ साथ इसकी व्याख्या देखेंगे, जिससे अपकमिंग 2023 हमारा टारगेट रहेगा कि किस तरीके के, क्योंकि डीएसएसबी सेम पैटर्न रख रहा है, क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस को चेंज कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और टॉपिक वही ले रहा है। तो हम कम समय में अच्छी तैयारी करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में महान स्नानागार पाया गया। ठीक है, तो आप ग्रेट बाथ जो है हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता, 6 महा बड़े नगर जो थे इसमें, उसमें से हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। और इसी में आप देखेंगे कि इसमें क्या पाया गया था, विशाल स्नानागार पाए गए थे। जो कहाँ पाए गए थे, मोहनजोदड़ो में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्मारक था। इसमें स्नान हेतु, ये क्यों बनाया गया था, स्नान हेतु के लिए। जैसे अगर आप देखते हो कि वर्तमान में हम कुंभ के मेले में जाते हैं, आप बनारस जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, इस तरीके के जो नहा, वैसे यहाँ पर भी स्नान के लिए। और इतना बड़ा था ग्रेट बाथ कि उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी थी। साथ ही साथ उसमें क्या था, इस तरीके से उसका सिस्टम बनाया गया था कि पास में ही एक कुआं था, जिससे अवशेष ऐसा मिला, उसके जो बचे हुए अवशेष थे, जिससे पता चलता था कि वह उससे उसको फिल किया जाता, भरा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसका उपयोग धार्मिक उत्सव के त्यौहार पर, जैसे गंगा स्नान के लिए जाते हैं लोग, उस तरीके से ऐसा कोई धार्मिक उत्सव जब होता था तब उसका प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने। तो एक क्वेश्चन के साथ हमें 7-8 फैक्ट मिल रहे हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को 10-15 मिनट डेली करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर, पहले मैं 21 के क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ, देन 22 के, इस तरीके से हम देखेंगे टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, ऑल सब्जेक्ट के, और इसके अलावा अदर नॉन टीचिंग के क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे, जिससे हमारा जीके कवर हो जाएगा। इससे हमारी कम समय में एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आराम से हम इसमें एक अच्छे स्कोर लेकर आ पाएंगे, क्योंकि जीके के आप देख रहे हो कि पूरा हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, टॉपिक लगभग वही है। जब हम कुछ क्वेश्चन पेपर सेट लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है। तो सटीक तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, और अपना पेपर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस तरीके के हर बार आप देख रहे हो कि हमने 4-5 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न इस तरीके के देता है, जो नेट में क्वेश्चन पेपर में, नेट के क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस तरीके की, कि अगर आपको दोनों पता होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। मतलब क्वेश्चन एक है लेकिन आपसे 2 प्रश्नों के उत्तर पूछ रहा है। गलती कर सकते हैं, अगर एक पता एक नहीं पता तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपी, ठीक है, प्रायद्वीपी नदी है सबसे बड़ी, और साथ में कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 760। आप नोट्स बनाते चलिए, मैं इसका पीडीएफ फॉर्म भी दे रही हूँ, आप पीडीएफ निकाल के उससे रिवाइज करते चलिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, और साथ साथ इसके फैक्टों को याद करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों में से कोई एक सही है, या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, आपको बताना है अपना आंसर। तो ये जो है हमारा दोनों ही विकल्प जो है सही है। ठीक है, कैसे, गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपी की सबसे बड़ी नदी है, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो गोदावरी नदी है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन के साथ हम 4 से 5 फैक्ट याद करें। मतलब अगर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो लगभग हम 70 से 80 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं केवल 10-15 मिनट में। तो इस तरीके से हमें स्मार्ट वर्क करना है। नोट्स के साथ साथ आप अपना पीडीएफ भी निकाल कर, आप देखें पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं आपको इस तरीके की सुविधा नहीं मिलेगी। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म दे रही हूँ, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, और आराम से अपना एक नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आप देखें कावेरी नदी के बारे में अगर क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी घाट, अगर पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल तो कहाँ से, पश्चिमी घाट के पर्वत कौन सा है, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ये भी फैक्ट है, कहीं से पूछ सकते हैं। इस तरीके के डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट से निकलती ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है, ये है आपके 760। ठीक है, तो ये 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्ट देख लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखेंगे कि CO2 एक पौधा घर गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, शब्दों को ऐसे घुमा देंगे। तो इसका इंग्लिश आप देखेंगे तो डीएसएसबी के जो पेपर है, कंप्यूटराइज पेपर हो रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में भी देखते जाइए। कई बार हिंदी ऐसी होती है समझ में नहीं आती है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ और पीने योग्य जल एक
एक क्वेश्चन पेपर हिंदी में पूछ लिया गया था, ये 1 वर्ड में, कि स्वच्छ और पीने योग्य जल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेयजल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपको बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों में से कोई सही नहीं है, एक सही है, आपको अपना प्रश्न बताना है। तो ये आपका क्या है, केवल सेकंड सही है, क्योंकि CO2 गैस पर अगर बोल रहे हैं नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है CO2। ठीक है, तो कैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि CO2 गैस कैसी है, एक रंगहीन है, उसमें कोई रंग नहीं है, और गंधहीन, उसमें कोई भी गैस नहीं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब देखेंगे CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इस तरीके से एक संतुलन बना रहता है पर्यावरण का। यह एक हरित गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऊपर का दिया नहीं है। अगला है जो हमारा सेकंड वाला, कि स्वच्छ और पेयजल को क्या बोलते हैं, पेयजल बोलते हैं। 1 वर्ड हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको पेयजल बोलते हैं, पोर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो सब हर एक बच्चे को पता होगा कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, अब ऋग्वेद, और ये आप देखेंगे कि चारों वेदों के बारे में हमें बस थोड़े से फैक्ट याद करने हैं कि कौन सा वेद, ठीक है, संगीत का जनक किस वेद से हमने संगीत का वो लिया है। ठीक है, गद्य और पद्य में लिखा हुआ वेद कौन सा है, जादू टोना किस वेद में है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। इस तरीके के हम बस थोड़े फैक्ट देखते जाएंगे, जो आपके ओल्ड पेपर में हर एक पेपर में कुछ ना कुछ दिया, जहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। किसी में कुछ दिया, किसी में कुछ, तो इस तरीके से कवर हो जाएगा। और नहीं तो आप वेद का टॉपिक जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 10 मंडल हैं और इसमें सूक्ति जो है 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद अर्थात ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाया गया ज्ञान है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, जो ऋचाएँ हैं, तो उनको क्या बताया गया कि ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाया गया ज्ञान है। मतलब ये देवताओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा इसमें वर्णन जो है वो दिया गया, ऐसा माना गया है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और आप देखेंगे जो गायत्री मंत्र है वो भी हमारे ऋग्वेद के कौन से मंडल से, वो आपको कमेंट करके बताना है कि ऋग्वेद में दिया हुआ जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो सविता देवता यानी कि अर्थात सूर्य को समर्पित था, उसमें से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अब आगे देखें हैं इसको। मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। अगर आप देखेंगे वहाँ पर रामेश्वरम वगैरह में, आप तमिलनाडु में, तो वहीं पे मीनाक्षी मंदिर यानी कि जो एक भगवान शिव और देवी पार्वती जी को समर्पित है। ये मंदिर जो है भगवान शिव और देवी पार्वती, जो कि मीनाक्षी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर देवी पार्वती, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि मीनाक्षी जो है वो किसके लिए है, वो देवी पार्वती जी के लिए है, उन्हीं को समर्पित मंदिर है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, इसको आप नोट कर लीजिए। संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, अनुसूचियाँ, भाग, अनुच्छेद, ठीक है, संविधान और हमारी जो प्रियम्बल है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में, ठीक है, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट के दौरान इसको जोड़ा गया था, तो ये आपको बताना है। और प्रश्न आप ये भी देख लीजिए कि जब हमारा संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। कितनी थी, 8। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये क्या थी हमारी अनुसूचियाँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद थे आपके 395, ये आपके आर्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो भाग थे वो कितने थे, 22। अब इनके पार्ट कर दिए गए हैं और, ठीक है, और अभी हम वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में है, आप नोट कर लीजिए, 470 तो आपके आर्टिकल हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे 12 आपकी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं और जो भाग हैं वो 22 भाग हैं, लेकिन उसके पार्ट कर दिए गए हैं, तो उनकी संख्या हो गई है 25। तो ये है हमारा करंट डाटा और पुराना डाटा। तो यानी कि 8 ही थी अनुसूचियाँ उस समय जब हमारा संविधान बना था, तो बाद में जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को। ठीक है, तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, ये अमेंडमेंट कौन सा संविधान संशोधन था उसकी बात कर रहे हैं, तो 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, प्रथम
9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन है कि 1950 में तुम्हारा संविधान लागू हुआ था पूर्णतः। तो 51 यानी कि पहली अनुसूची जो थी उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन था। इसके अंतर्गत राज्य समर्पित अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इस 9वीं अनुसूची में क्या है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, जो हमारा मौलिक अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, वह तो वही है कि किस प्रकार राज्य संपत्ति के अधिग्रहण कर सकता है, सरकार किस तरीके से, तो वही इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ये आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए IMP। इसमें आप, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, संविधान, ठीक है, संविधान की जो प्रियम्बल है वो देखना है, मौलिक अधिकार देखने, मौलिक कर्तव्य देखने और नीति निर्देश तत्व देखने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। गलत ही है, ये तो कर्म प्रभाव डालते हैं ना, कर्म ही सब कुछ है, ठीक है। बौद्ध, अगर उसको देखेंगे बौद्ध जैन में, तो उसमें कर्म पर प्रभाव दिया गया। अगला इसमें क्या दिया गया कि बुद्ध शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगाना है, टॉपिक देखना है। बौद्ध धर्म के बारे में फैक्ट देखने हैं, जैन धर्म के बारे में फैक्ट देखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसमें से कुछ भी पूछा सकता है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी कि ये वाला टॉपिक तो सही है, ठीक है। और दूसरा जो है, भगवान बुद्ध ने बोला है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्म पर निर्धारित करता है, तो यानी कि हमारे जो कर्म है, कर्म का प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? इस तरीके के प्रश्न, रेशम की खेती को, अंगूर की खेती को, ठीक है, मछली पालन को क्या कहते हैं, इस तरीके से प्रश्न भी है। तो अंगूर जो है, इसको ये है तत्सम शब्द में इसको बोलते हैं द्राक्षा। क्या बोलते हैं? द्राक्षा। ये आपका हिंदी में भी अगर आप वन वर्ड उसमें पूछा जाए शब्द में कि द्राक्षा जो है वो कैसा शब्द है, द्राक्षा का मीनिंग क्या है, तो द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर, तत्सम शब्द में है ये, ठीक है। तो द्राक्षा कृषि कहते हैं इसको। अगर आप इसका इंग्लिश में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश, तो उसकी हिंदी थोड़ी वीक है, इंग्लिश अच्छी, हिंदी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदी थोड़ी सी आपको लगता है कि आप हिंदी वासी राज्य के नहीं हैं या आपको हिंदी में थोड़ी टिपिकल लगती है, तो आप उसका इंग्लिश देख सकते हैं। तो विटीकल्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। अंगूरों की खेती को द्राक्षा कृषि, हिंदी में द्राक्षा, द्राक्षा मीन्स तत्सम शब्द है। विटीकल्चर बोलते हैं, विटीकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययन प्रयास गतिविधियों से संबंध है। रेशम के उत्पादन को क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। रेशम है, मछली है, इस तरीके की चीज़ों को भी आपको बताना है। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन को बोलते हैं, उसकी खेती को बोलते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिएंडर पेस ने किस वर्ष ओलंपिक में, ठीक है, हमारे गेम से क्वेश्चन आता है। आपने देखा किसी में हमें खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली गई है, कभी किसी खेल की शब्दावली पूछ ली गई है, और कभी कभी हमारे भारतीय जो पदक हैं, ओलंपिक पदक हैं, कांस्य, गोल्ड, ब्रॉन्ज जो भी हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे खेल से संबंधित जो हमारा मिसलेनियन वाला टॉपिक, विविध वाला टॉपिक होता है, वहाँ से प्रश्न भी खूब आ रहे हैं। हर एक सेट में एक प्रश्न पूछ लिया जा रहा, अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछा गया। तो ओलंपिक में कांस्य पदक किसे मिला था? लिएंडर पेस को मिला था। किस वर्ष मिला था ये आपको बताना है। तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने 3 अगस्त 1996 को अटलांटा ओलंपिक में ब्राज़ील के फर्नेडो मैनीगिनी के 3-6, 6-2, 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। अगला ये भी आपका उसी से खेल से देख रहे हो आप, कई बार 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो खेल वाला टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो टॉपिक आपको देखना है। नोट्स बनाते हुए चलिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि हमारे 10+ नंबर कहीं नहीं गए, सिर्फ 10 से 15 मिनट देने पर। तो कड़म मल्लेश्वरी के बारे में भी क्वेश्चन आ गया कि किस खेल से संबंध है। खेल वाला टॉपिक हमें 100% देखना है। तो कड़म मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से है। किससे हैं? भारोत्तोलन, ठीक है। ये आपके वेट लिफ्टिंग जो उठाते हैं भार, उसके लिए है। तो भारोत्तोलन जो है कड़म मल्लेश्वरी हैं। 2000 में इन्होंने क्या पदक जीता था और पहली एथलीट बन गई, पहली भारतीय एथलीट बन गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा टप्पा, ठीक है। ये हमारे अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया, लेकिन प्रश्न वही है। यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए, और इसमें आपके जो आपके साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ठीक है, आपके ईस्ट यांग के जितने भी जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड जो आपके संगीत, नृत्य और वहाँ के त्यौहार, उनसे है। तो यहाँ पर अलग ढंग से पूछ लिया गया कि टप्पा जो है वही प्रश्न, ठीक है। ज़्यादातर तो साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट यांग के जो राज्य हैं उनके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपके उत्तर जो आपके पंजाब है उससे पूछ लिया गया कि टप्पा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। मतलब संगीत से रिलेटेड जितने त्यौहार हैं, संगीत हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक हमें इसमें मिल गए जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है।
तो अगर आपको टॉपिक भी डिटेल में पढ़ने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक पर्टिकुलर पूरा जितने भारत के जितने भी संगीत हैं और उनके साथ में लोक नृत्य वगैरह हैं, उनके जो त्यौहार हैं सारे राज्यों के, वो मैं लेकर आके आ जाऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखेंगे कि टप्पा पंजाब का क्षेत्रीय संगीत है जिसमें छोटी लंबाई के बोल होते हैं, मतलब छोटे छोटे शब्द होते हैं और लय चंचल होती है। ये गीत पंजाबी भाषा में गाए जाते हैं, मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषा के हैं, पंजाब के तो पंजाबी भाषा में होंगे ना। अगला प्रश्न दिया गया, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये करंट से क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐप किसने लॉन्च किया है, इस तरीके से गरीबी मुक्त किसने, है ना। तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है, ठीक है। तो ये आयोगों के द्वारा, नीति आयोग, RBI या किस राज्य ने सरकार ने कौन सा ऐप या कौन सा अभियान के बारे में आप कह सकते हो। ये आपका क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है करंट वाले क्वेश्चन में। तो देखेंगे इसमें भारतीय नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने 8 जून 2021 को पीरामल फाउंडेशन के साथ, किसके साथ मिलकर, अगर ये हो सकता है नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, ऐसा ही पूछा सकता है। तो पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर देश के 112 आकांक्षी जिलों को सुरक्षित हम सुरक्षित तुम के नाम से अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो कौन सा है हमारा, बिहार है। और अगर हम सबसे कम, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप बताइए ज़रा, हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व पिछले सेट में, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप आंसर करके बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है, जो कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये साइंस का प्रश्न दिया गया है कि 1 किलोवाट आवर्स 1.6 × 6 किलो जूट, ये पूछा गया है। और दूसरा है विद्युत धारा एक SI मात्रक एम्पियर है। तो ये इस टाइप के साइंस वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर ही है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन जो पहला वाला है वो रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय संविधान का भाग, देखो रिपीट हो गया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 से 3 प्रश्न हमें मिल रहे हैं हर एक सेट में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के भाग 22 भाग हैं और उसमें से कुछ पार्ट तो 25 हो जाते हैं। 25 भाग को आप रट लेंगे बस, कि किस भाग में क्या दिया है, और उसी के लूसेंट में आप देखेंगे तो वहीं पे दिया है, उसके साथ साथ उसका आर्टिकल भी दिया है। तो मौलिक अधिकार किसमें, नागरिकता किसमें, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इस तरीके से नागरिकता ये वाला आ चुका है, फर्स्ट सेट में पढ़ा था। मौलिक जो है, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है और नागरिकता आपके भाग 2 में दिया गया है, ठीक है। भाग 4 में आपके राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये आपके, ठीक है। तो भारत के संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान है, इनका उल्लेख जो है आर्टिकल आपको बताना है 36 से लेकर 51 तक है, क्योंकि भाग जो है ये 4 है और यहाँ पर आपके 12 से लेकर 36 तक, ठीक है, 35 तक ये आपके 36-35 तक आपका मौलिक अधिकार है। 36 से 35 तक यहाँ आ गया, 36 से लेकर 51 तक आपका क्या आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आप एक सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी 2021-22 में प्रश्न आए हैं उससे पहले भी, ये मतलब DSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयले का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये साइंस का प्रश्न है कि वो अगर कोयले को हम जलाते हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर 3, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कोयले का इन्होंने दहन बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2021 में किस देश में G20, इसको आप नोट कर लीजिए कि G20 जो है 2021 में कहाँ हुआ था, ठीक है। 2021 के बाद 2022, 2023, तो अभी 2023 की बात कर रहे हैं हम। तो 2023 में जो है ये आपके भारत में पहली बार होने जा रहा है। 2023 वाला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो हो चुका है 21 वाला, तो ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आपके भारत में होने जा रहा है, ठीक है, पहली बार। और कौन सा है 2023 में जो भारत में होने जा रहा है, वो 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है, जो कि पहली बार भारत में होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो 2021 में कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, ठीक है। और 2023 का कहाँ होने जा रहा है, भारत में होने जा रहा है। 10 रुपये ये महात्मा गांधी नई श्रृंखला के पीछे क्या है, मतलब ये आप देख लेना, 10, 20, 50, 100, 500 के नोट पर किस किस की मतलब वो दिया गया है, ठीक है, उसके पीछे किस किस की प्रतिमा छपी हुई है। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, सब में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये छोटा सा प्रश्न है, हम अपने घर में, सबके घर में नोट है ही, तो अभी आप ये तो अभी देख सकते हो आप 10, 20, 50, 100 और 500, 200 के नोट पर आप देख लीजिए कि किस पर क्या है। देखते रहेंगे आप, दिमाग में रखिएगा, इसको अलग से क्या पढ़ना, जब भी आपके सामने नोट आए आप उसको देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि किस नोट के पीछे क्या है। तो यहाँ पर जो है 10 रुपये के सूर्य का मंदिर जो कोणार्क है, ठीक है, सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में जो है उसका प्रतिमा दी हुई है। 10 रुपये के महात्मा गांधी श्रृंखला के पीछे की तरफ
10 के नोट दो तरीके के, एक पुराना वाला और एक नया वाला है, ठीक है। तो नए वाले पूछ रहे हैं, नए वाले ही नोट के लिए। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर नर से, अब ये देखो इसमें हमें एक अलग प्रश्न मिल गया हिस्ट्री का कि सूर्य मंदिर जो था, ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये प्रथम द्वितीय तृतीय करके भी हैं, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 10 रुपये की मुद्रा में नई श्रृंखला 5 जनवरी 2018 को RBI के द्वारा पेश की गई थी कि 10 रुपये का जो नया नोट है वो कब आया, 2018 में। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो आप इसमें देखेंगे ये है आपका सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। देखेंगे प्रयोज्य आय से अभिप्राय उस व्यक्तिक आय से है, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो व्यक्तियों परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय की जा सकती है। व्यक्तिक आय पूरे तौर पर उपभोग खर्च नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह आय कर देने से पहले की होती है। जो हमारी सैलरी है, जो हमारी इनकम है, चाहे जैसे भी मिली है, तो हमने जो पूरे साल का जो टैक्स पे नहीं किया, उससे पहले जो हमारी टोटल इनकम है उसके लिए कह रहे हैं, तो वो आपकी व्यक्तिक आय है। जब उसमें से हम टैक्स निकाल देंगे, इसलिए प्रयोज्य आय को जानने के लिए व्यक्तिक आय यानी कि उसकी प्रति व्यक्ति आय निकालनी पड़ेगी। प्रति व्यक्ति को प्रत्यक्ष घटा दिया जाता है, जितना हमने पे किया है सरकार को टैक्स के रूप में दिया है वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो उसकी व्यक्तिगत आय निकल कर आ जाए। अतः व्यक्तिक आय, ठीक है, डिपोजेबल और इनकम दोनों ही होती है, क्योंकि इसमें मिक्स है। व्यक्तिक कर अदायगी, जब उसमें पर्सनल इनकम और गैर अदायगी यानी कि डायरेक्ट टैक्स सब मिक्स होते हैं, उसको जब हम सरकार को टैक्स दे देते हैं तो उसकी व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय वो निकल कर आती है। नेक्स्ट हमारा ये आप देखेंगे, ये हर साल आता है, छोटा सा पुरस्कार का टॉपिक है। अभी पिछले में पूछा गया था कि अलग अलग पुरस्कारों को किसने किया। पुरस्कार वाला टॉपिक करंट वाला आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। तो ये आप देखेंगे, ये पद्म पुरस्कार जो होते हैं, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हमारे सामने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये है आपके पद्म भूषण, ठीक है, पद्म श्री और पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण। तो इस तरीके से आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 2021 का है, वर्तमान का आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार इस बार कितने दिए गए हैं, तो 106 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, नोट कर लीजिए, 106 हैं, जिसमें से संख्या अगर हम बात करें, पद्म विभूषण जो दिए गए हैं वो आपके 6 दिए गए हैं। पद्मश्री जो है वो आपके 91 हैं, और पद्म भूषण जो है उनकी संख्या कितनी है, 9 है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको फिर से लिख दे रही हूँ, वर्तमान वाला 2023 का लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पद्म विभूषण जो है इनकी संख्या कितनी है, 6। पद्मश्री की संख्या कितनी है, 9, और पद्म भूषण की संख्या कितनी है, 9। तो ये वर्तमान वाला है, इसे आप नोट कर लीजिए, और ये 2021 का है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक अपनी तैयारी को बनाए रखिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।